ओके बैड मॉस गैंग, तो क्या हाल है तुम्हारे। तो एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, तो बिना किसी देरी के चलो फटाफट से लपेटते हैं मनी एंड बैंकिंग। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बार्टर सिस्टम को। अब देखो बार्टर सिस्टम के बारे में जिनको नहीं पता, बार्टर सिस्टम का मतलब सिंपल सा है, सामान के बदले में सामान लेना। आज भी गांव में जैसे तुम देखते हो कोई चावल के बदले में कोई सामान खरीदता है। अब बार्टर सिस्टम में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अगर तुम्हें किसी बिग अमाउंट में किसी चीज को खरीदना है, कोई चीज बहुत महंगी है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सामान या फिर बहुत ज्यादा चीजें देनी पड़ेगी। एंड इतने सारे सामान को स्टोर करना भी काफी मुश्किल होता है। तो ये काफी पहले टाइम में हुआ करता था। आपके टाइम में चलता है मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि मनी, पैसा। मनी का डेफिनेशन फटाफट से देख लेते हैं। मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसे तुम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, जिससे तुम भारी से भारी चीजें खरीद सकते हो, जिसे तुम ट्रांसफर कर सकते हो आज के टाइम पे बिना किसी कॉस्ट के। तो मनी के 3 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन होता है जो एकदम बेसिक फंक्शन है, जो कि है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी एक ऐसा यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो तुम किसी भी जगह पे चले जाओगे तो मनी से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। अब सेकेंडरी फंक्शन में 2 होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉरेड, यानी कि यहाँ पे तुम मनी को अनुमान लगा के कैलकुलेट करके अगर फ्यूचर में कोई तुम्हें पेमेंट करनी है तो अगर तुम मनी है, तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम अभी से कैलकुलेट करके एग्जैक्ट अमाउंट रख सकते हो फ्यूचर के लिए। एंड दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि ये कहीं भी तुम चले जाओ हर चीज़ के ऊपर तुम्हें प्राइस टैग दिख जाएगा, मतलब तुम किसी भी चीज़ को मनी से खरीद सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मनी सप्लाई। देखो मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके पास कितना पैसा है, उसी को मनी सप्लाई बोलते हैं। अब मनी सप्लाई में जो मनी काउंट होता है वो इंडिविजुअल, यानी कि हमारा तुम्हारा, या फिर फर्म का, किसी बिजनेस का पैसा, ये दोनों के पैसे काउंट होते हैं। अब मनी सप्लाई को मेजर करना है, यानी कि नापना है, तो उसके सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट देख लेते हैं। मनी सप्लाई को मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 = CC + DD + OD। CC का मतलब होता है करेंसी इन कैश, DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अब देखो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मतलब जब तुम डिमांड करो तो तुम डिपॉजिट कर पाओ पैसे को। जैसे हम लोग बैंक से पैसे निकालते हैं तो वो भी डिमांड डिपॉजिट ही होता है, मतलब तुम्हारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं एंड जब तुम डिमांड करोगे तुम अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। अदर डिपॉजिट में आता है फॉरेन बैंक के जो डिपॉजिट होते हैं, और नाबार्ड के NABARD, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सिंपल सा तुम ये समझो, M1 = CC + DD + OD। तो मनी का पंगा यहाँ तक था। अब देखते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग में हम लोग इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखेंगे जो कि होता है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक वही होता है जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, और कमर्शियल बैंक जहाँ पे अपने पैसे रखता है या फिर जहाँ से लेन देन करता है वो है RBI। तो कुछ चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हमारा बैंक है कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक का बैंक है RBI, यानी कि हमें जब पैसे की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, तो हम लोग कमर्शियल बैंक जाते हैं। बट जब कमर्शियल बैंक्स जैसे कि यूनियन हो गया, HDFC हो गया, इन सबको पैसे की ज़रूरत होती है तो ये RBI के पास जाते हैं। RBI सेंट्रल बैंक है, हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे कंट्री के जो बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके ऊपर नज़र रखता है। अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उन पे फाइन लगाता है, उनकी मदद करता है, उन्हें लोन देता है सही टाइम पे। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, जैसा कि तुमने देखा होगा, बैंक में तुम पैसे डाल दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो पैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि कई गुना बढ़ जाते हैं। उसे तुम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो और मनी मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैंक क्या होता है। तो बैंक एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमारे मनी को सेफली रखता है अपने पास और हमें टाइम पड़ने पे लोन देता है। अब जो कमर्शियल बैंक है इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाना, किसी भी तरीके से बस प्रॉफिट कमाना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉफिट एक्चुअल में कमाते कैसे हैं। तो ये जो RBI है ये सारे कमर्शियल बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि जब तुम्हारे पास कोई पैसा जमा करना है तो तुम SLR और CRR को बनाओ। अब SLR क्या होता है, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि उस पैसे को अगर तुम्हारे पास कोई जमा करता है तो उस पैसे को तुम्हें एक ऐसे फॉर्म में बना लेना है जो आगे जाके डूबे ना जाए। और CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और इन दोनों को मिला के बनता है LLR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। अब देखो ये सारी चीजें जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी मनी से रिलेटेड, ये सारा बैंक के थ्रू ही होगा, इसमें कहीं भी मनी का लेन देन नहीं होगा, ये सब बैंक टू बैंक होगा, यानी कि सिर्फ बैंक के थ्रू हम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग जो देख रहे थे वो होता है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि एक्चुअल में जो हमारा बैंक है वो हमसे पैसे लेके उसको कई गुना कैसे बढ़ा देता है, कई गुना कैसे मल्टीप्लाई कर देता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको करने में उसको बहुत सारे राउंड लगते हैं, तभी वो जाके 1000 रुपए का 10,000 बना पाता है। ये काफी कॉमन सा एग्जांपल इसे देखते हैं। लेट से तुमने 1000 रुपए डिपॉजिट किया, तो उस 1000 में से कुछ परसेंट उस कमर्शियल बैंक को RBI को देना होता है और कुछ परसेंट खुद के पास भी रखना होता है कि अगर आगे जाके तुम अपना ही दिया हुआ पैसा, जमा किया पैसा वापस लेने जाओ तो उनके पास पैसा रह देने के लिए। तो मान लो कि सारी चीजें उसने 10% काट कूट के रख ली अपने पास, तो 1000 का 10% हुआ 100, तो उसने
LRR में 100 रुपए रख लिए, यानी कि अपने पास और RBI को देने के लिए, और उस 1000 में से जो 900 था उसका लोन दे दिया किसी को। तो जिसको भी बैंक ने लोन दिया है वो 900 रुपए, अब वो 900 रुपए लोन उसने किसी काम के लिए तो लिया होगा, तो जब किसी काम के लिए उसने लिया होगा तो वो जिससे जो काम के लिए उसने पैसे लिए थे उसको उसने पैसे दे दिए होंगे, तो वो बंदे ने भी वो पैसे कहाँ जमा किए होंगे? बैंक में ही। तो इसका मतलब वो 900 रुपए जो किसी को लोन में दिए थे उसने, वो 900 रुपए वापस बैंक में फिर से आ गया, फिर से उसमें से उसने 10% काट लिए, और फिर से 10% काटने के बाद जो बचा उसने किसी और को लोन दे दिया, एंड ऐसे ही वो चलता रहेगा एंड आते आते वो 1000 रुपया 10,000 रुपया बन चुका होगा। और ऐसे बनाता है कमर्शियल बैंक प्रॉफिट्स। इसमें सारा दिमाग मत घुसाओ, बस इतना समझ लो। ओके, तो नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक, यानी कि अभी हम लोग सेंट्रल बैंक को लपेटने वाले हैं। किसी भी कंट्री में जो करेंसी इशू होती है उसको चेक करना, यानी कि अगर RBI के द्वारा वो नहीं होगा हमारे कंट्री में तो उस नोट को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर उस करेंसी को। सेंट्रल बैंक के बारे में काफी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ये पूरे कंट्री के बैंक्स को हैंडल करता है, उनके ऊपर नजर रखता है, कंट्रोल रखता है। एक चीज ध्यान रखना, 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट सेंट्रल बैंक से नहीं छपते हैं या फिर नहीं बनते हैं। इसको बनाने के लिए होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हमको भी पढ़ना है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक के कितने फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आप फटाफट से इसे लपेटते हैं। तो पहला होता है इशूइंग अथॉरिटी ऑफ करेंसी नोट्स, यानी कि करेंसी नोट्स को इशू करने का कंट्री में अथॉरिटी यही होता है, मतलब यहीं से इशू होता है नोट। दूसरा होता है बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का बैंक होता है RBI। गवर्नमेंट को पैसे यहीं से मिलते हैं, गवर्नमेंट को लोन भी यहीं से मिलता है। एक तरीके से ये गवर्नमेंट के पैसे अरेंज भी करता है, गवर्नमेंट के लिए भी ये काम करता है और गवर्नमेंट को भी ये लोन देता है। गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको भी यही मैनेज करता है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ द बैंक सुपरवाइजरी बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक, वीरों के वीर, अमरेंद्र बाहुबली वाला, यानी कि सारे बैंकों का जो एक किंग होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि तुम इसे ट्रम्प कार्ड बोल सकते हो। जब कमर्शियल बैंक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनके पास मान लो वो कर्जे में डूब रहे होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन होता है RBI, या फिर तुम बोल सकते हो सेंट्रल बैंक, जो उनकी मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि बाहर से जो पैसा आता है, यानी कि बाहर की करेंसी में डॉलर हो गया या फिर कोई भी अलग सी करेंसी हो गई, वो RBI के पास ही रहती है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, यानी कि अगर किसी दो बैंक के बीच में कोई डील करानी होगी या फिर बैंक में से पैसा इधर से उधर करना होगा, दो अलग अलग कमर्शियल बैंक्स में, तो उनका सेटलमेंट भी सेंट्रल बैंक ही करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट्स। इन्फ्लेमेशन के बारे में तुमने सुना होगा और डिफ्लेमेशन के बारे में भी। इन्फ्लेमेशन वो होता है जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई काफी कम होती है, तो उस टाइम पे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड डिफ्लेमेशन का मतलब होता है जब डिमांड बहुत कम होती है, सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे प्राइस काफी ज्यादा घट जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करती है? RBI मतलब सेंट्रल बैंक क्या करता है इसको कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि दोनों ही चीजें किसी भी कंट्री के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। डिफ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन दोनों ही खतरनाक है। डिफ्लेमेशन हो गया तब तो और भी बुरा है, क्योंकि किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिमांड काफी कम हो जाएगी, प्राइस काफी कम हो जाएगा, तो लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा, जो काम कर रहे हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एंड इन्फ्लेमेशन में कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए RBI करता क्या है? तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए वो मनी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली पब्लिक के पास कम से कम पैसा पहुंचने देता है, जिसकी वजह से डिमांड अपने आप कम हो जाती है। जब लोगों के पास पैसा रहेगा तो लोग डिमांड करेंगे, और जब धीरे धीरे पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड करना बंद कर देंगे। इसके लिए वो बैंक के जो रेट्स होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो बढ़ा देता है। जैसे कि लोन जब तुम लेने जाओगे तो वहां पे 10 का 18 कर देंगे, यानी कि 18% इंटरेस्ट। तो इसके लिए तुम लोन कम से कम लोगे ताकि इंटरेस्ट ज्यादा ना देना पड़े, एंड इसकी वजह से धीरे धीरे ये कंट्रोल हो जाता है। डिफ्लेमेशन के केस में वो इसका उल्टा होता है। यहाँ पे मनी को लिबरलाइज कर दिया जाता है, यानी कि धीरे धीरे जनता के पास इनडायरेक्टली मनी पहुंचाया जाता है ताकि उनके पास पैसे हो और वो डिमांड करना शुरू करें, ताकि जो सप्लाई ज्यादा हुई है वो बैलेंस हो सके एंड रेट्स बढ़ सके। तो ऐसे कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक डिफ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन। ओके बैड माउस गैंग, तो आज बस इतना ही हो पाएगा। एंड हाँ, बीच में थोड़ा मैं ज्यादा ही डिमोटिवेट हो गया था, बट अभी एक बैड माउस ने मुझे एकदम मतलब बहुत मोटिवेट करा और उसने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो कल एग्जाम दे के आओ, मैं तुमसे कम्युनिटी पोस्ट में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।